बालाघाट शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस और परिवहन कर्ताओं में बस और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक नहीं कई बैठकें हो चुकी हैं। सड़क सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की सांसद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी शहर के अव्यवस्थित यातायात को व्यवस्थित करने के लिए केवल बंद कमरों में खाका बनता गया, लेकिन वह कभी भी जमीनी स्तर पर अमल में होता दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर शहर के सड़क सुरक्षा को लेकर कानून का डंडा होने के बावजूद सवालों की कटघरे में खड़े पुलिस प्रशासन ने परिवहन कर्ताओं, बस और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन यह बैठक भी बेनतीजा रही और आगामी समय में चर्चा के बाद निष्कर्ष लेने के आश्वासन पर खत्म हो गई। फिर एक बार सड़क सुरक्षा का मामला कुछ समय के लिए लंबित हो गया है, जिससे फिर वही ढर्रे पर जिले का परिवहन भागेगा और फिर कोई अव्यवस्थित यातायात का शिकार होगा, जिसके बाद फिर प्रशासन बैठकों का दौर आरंभ करेगा। सोचनीय और चिंतनीय बात यह है कि शहर या जिले की बढ़ती संख्या के आधार पर जनप्रतिनिधियों के विकास के दावे जमीन पर खोखले हैं, जिससे परिवहन की व्यवस्थाएं सुधरने की बजाय और उलझती जा रही हैं। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वह दूरदृष्टि का आकलन का जिले और शहर के विकास का खाका तैयार करें, लेकिन अरसों बाद भी जिले की जनता के अमूल्य वोटों से जीत कर जाने वाले जनप्रतिनिधियों ने अपने और अपनों के विकास को ही ध्यान में रखा, जबकि वह क्षेत्र के विकास से कोसों दूर हो गए। नाली और वार्डों की सड़कों के भूमि पूजन और लोकार्पण को ही अपना विकास बताने में लगे जनप्रतिनिधियों की दूरदर्शिता के अभाव में शहर की बढ़ती यातायात व्यवस्था अब लोगों की जानों को लीलने का काम कर रही है और हम आग लगने के बाद कुआं खोदने की कहावत को चरितार्थ कर व्यवस्था को बिना किसी विकल्प के व्यवस्थित करने का दावा कर रहे हैं। बालाघाट की बसों की व्यवस्था हो या ट्रक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, दोनों ही शहर के यातायात के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि सालों पहले वर्तमान में शहर के व्यस्ततम स्थल पर बनाया गया बस स्टैंड अब बसों की बढ़ती तादाद और आसपास बढ़ती आबादी के कारण छोटा हो गया है। वहीं शहर में कहीं भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, जिससे इन दिनों बड़े वाहनों के परिवहन की अति आवश्यकता है, लेकिन आज न तो शहर की इस बड़ी समस्या को नेताओं ने गंभीरता से लेने का प्रयास किया और न ही प्रशासन ने, जिससे आज परिवहन के इन दो बड़े कारणों के कारण शहर का यातायात न केवल अव्यवस्थित नजर आता है, बल्कि अब सड़कों पर चलती जिंदगियों के लिए जानलेवा बन गया है। शहर की सड़क सुरक्षा को लेकर 24 फरवरी को कंट्रोल रूम में बस एवं ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव सहित बस एसोसिएशन से श्याम कौशल एवं बस संचालक एवं ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से अविनाश ठाकुर सहित अन्य ट्रक ट्रांसपोर्टर्स उपस्थित थे, जिसमें शहर की सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई, लेकिन चर्चा ही बनकर रह गई और बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलने से बैठक का नतीजा बेनतीजा रहा। बस एसोसिएशन सचिव श्याम कौशल ने कहा कि आखिर वह बाहर से आने वाले बसों को दूसरे समय के लिए कहां खड़ा करें। जहां पूर्व में खड़ी होती थी वहां नगरपालिका ने फेंसिंग कर दी है। इसके अलावा शहर में कोई दूसरा स्थान नहीं है जहां वह बसों को खड़ा कर सकें। यदि बसों को खड़ा करने का विकल्प प्रशासन मुहैया कराता है तो वह बस वहां रखेंगे। अभी निष्कर्ष तो कुछ निकला नहीं है। मीटिंग हुई, मीटिंग में हमने अपनी समस्या बताया समय पहले कि हमारी समस्या पहली थी कि जो गाड़ी 9 बजे बालाघाट आ रही है उसको अगर 11 बजे जाना है तो 2 घंटे के लिए गाड़ी लेके हम कहाँ जाएं। अगर हम बालाघाट शहर से उसको लेके जाते हैं तो हम उसमें अवैध माने जाएंगे। इसलिए 2 घंटे की समस्या थी हमारी। हमने जगह उनको चिन्हित करके बताया 2-3 जगह का कि ये जगह अगर हमको मिल जाती है जो आज नगर पालिका ने फेंसिंग करके रखी है, वहाँ कुछ गाड़ी खड़ी हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने अगर वो जगह हमको मिल जाती तो हमारी गाड़ी वहाँ जाके जो खाली समय में वहाँ खड़ी हो सकती है। अब हमने तो अपनी समस्या बता चुके, उन्होंने बोले कि आप एक बार कलेक्टर साहब के नॉलेज में बात डाल दो ये वाली, तो हम जा रहे हैं कलेक्टर साहब के पास में इस संबंध में। लेकिन मेरी अभी फ़ोन से चर्चा हुई कि अभी उनकी कोई बीसी चल रही है, वो लगभग 4 बजे के बाद मिलेंगे, तो हम 4 के बाद ये वाली समस्या भी अपनी बता देंगे। और अगर प्रशासन हमारी बसों के साथ अगर कहीं खड़ी मिली, अगर चालानी कार्रवाई अगर होती है तो हम समस्त बस ऑपरेटर अपनी स्वेच्छा से गाड़ी खड़ी कर देंगे। ऑटो में कोई वैन नहीं है। बालाघाट से हट्टा, बालाघाट से धपेरा मोगांव से लालबर्रा,
बालाघाट से जातपुर ऑटो इतनी चल रही है, तो जबकि उनको रूल्स है कि मात्र 12-13 किलोमीटर के दायरे में चलना है, उनको पंचायत के अंदर चलना है। जिनकी गाड़ी बालाघाट में रजिस्टर्ड अगर है तो उनको बालाघाट के दायरे में चलना 15 किलोमीटर में, लेकिन वो पूरी की पूरी बस के सामने आके दादागिरी पे बता रहे हैं। बस ड्राइवर को धमकी देते हैं कि तू निकल जाए यहाँ से, तेरे पास परमिट नहीं है। जबकि आप आरटीओ ऑफिस खुला हुआ है, आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि बस हम तो खुद ही चाह रहे हैं, बस आज हमारी बस अगर चलती है इस संबंध में बिना इंश्योरेंस और बिना परमिट के, हम तो वैसे भी नहीं हिलाते गाड़ी को। अभी प्रशासन ने ऑटो के ऊपर वैसे ही दबाव बनाया था, तो लगभग 750 से 800 परमिट बने हैं, ऑटो के फिटनेस बने हैं, लेकिन 3 माह होने जा रहा है, फिर वो ख़त्म हो गए। फिर वो स्थिति आएगी उनकी कि वो ख़त्म हो चुके हैं, फिर एक्सीडेंट हुआ, कहीं भी बात का बतंगड़ बनेगा। तो मेरा माननीय लोगों से निवेदन है, इस संबंध में ज़्यादा ध्यान दे। जो ऑटो भर के चल रही हैं और बस ड्राइवर को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारी बस चलने नहीं देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सचिव अविनाश ठाकुर ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में केवल यह निष्कर्ष निकाला गया कि आगामी बैठक में फिर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले का दुर्भाग्य है कि वर्ष 1980 के बाद शहर का कोई विकास नहीं किया गया, ना तो सड़कों को चौड़ा किया गया और ना ही पार्किंग की कोई व्यवस्था बनाई गई। तब और आज में सबसे ज्यादा यातायात पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने बताया कि जिले के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के कारण न तो ओवर ब्रिज बन पा रहा है और न ही पुलिया। उन्होंने कहा कि अरसे पहले निर्मित वैनगंगा पुल पर आगामी 2025 में बोर्ड टंगा दिया जाएगा कि पुल से भारी वाहन न ले जाया जाए। जिले के नेताओं ने शहर का विकास कम, स्व विकास ज्यादा किया। आज निष्कर्ष तो कुछ भी नहीं निकल पाया है और यही निष्कर्ष निकला है कि जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होगी सांसद महोदय की अध्यक्षता में, उसमें अपन ये सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। क्या प्रमुख मांगे आप लोगों? अभी जैसे शहर में नो एंट्री लग रही है, शहर में जो अतिक्रमण जिनके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन सब बिंदुओं पर बात करना है। एक तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है शहर में, सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, ट्रैफिक का दबाव बढ़ते जा रहा है और इन्हीं सब बिंदुओं पर लेकर के चर्चा करना है। लेकिन अब आज अधिकारियों को कहना आया कि सब सांसद महोदय की अध्यक्षता में बात की जाएगी। ये सांसद जी के साथ भी कई बार बैठक हुई, लेकिन देखा जाए तो निष्कर्ष निकल ही नहीं पा रहा है। क्या लगता है? निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। बालाघाट शहर का दुर्भाग्य है कि सन 1980 के बाद आज 42 वर्षों में बालाघाट का कोई विकास नहीं हुआ। ये जो हमारी जो गोंदिया रोड बनी हो, चाहे वनगंगा का ब्रिज बना हो, ये आज 42 साल से उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। ना तो कोई नई रोड बनी, ना रोडों का चौड़ीकरण हुआ। 40 साल पहले ट्रैफिक कुछ नहीं था, आज ट्रैफिक का दबाव पहले से 100 गुना बढ़ चुका है। लेकिन सड़कों की स्थिति बालाघाट की जस की तस बनी हुई है। सड़कों का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है, नई सड़कें बनना ज़रूरी है, नया ब्रिज बनना ज़रूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2025 में प्रशासन बालाघाट के वनगंगा पुल में ही बोर्ड टांगेगा कि ये पुल अपनी उम्र कंप्लीट कर चुका है और ये क्षतिग्रस्त है। नया पुल बनाना भी जरूरी है, लेकिन किसी नेता अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है और ये बालाघाट वालों का बहुत दुर्भाग्य है। ओवर ब्रिज के बारे में बोल दीजिए। नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर बस संचालकों, ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ऑटो चालकों की बैठक लेकर चर्चा की गई, जिसमें नो एंट्री, बाईपास पर मालवाहक वाहनों के खड़े रहने से आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें समझाइश दी गई है कि बस की पार्किंग को लेकर कलेक्टर साहब से चर्चा की जाएगी और यदि सड़क सुरक्षा को बाधित करने वाहन पाए जाएंगे तो जुर्माने की कार्यवाही भी की जाएगी। आज सड़क सुरक्षा को लेके हमने बस के मालिकों, ट्रांसपोर्टर्स को और ऑटो संचालकों को बुलाया था। कुछ उनकी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी यातायात व्यवस्था को लेकर, जिस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है। तो उसमें कुछ मुख्य बिंदु ये हैं कि उन्होंने बताया कि जैसे भी यहाँ जो ट्रामा सेंटर पे जो बसों की पार्किंग थी, वहाँ पे अभी खुदाई कार्य चालू हो गया, शायद वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो उनको पार्किंग में दिक्कत आ रही है। दूसरी उन्होंने ये बताया कि ये जो नो एंट्री में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो नो एंट्री के संबंध में चर्चा की। तीसरा हमारी तरफ से था ये कि जो हमारा गुजरी है, जो मेन शहर का जो मार्केट है, वहाँ पे यातायात काफ़ी अव्यवस्थित रहता है मालवाहक वाहनों के कारण, उसके संबंध में चर्चा की। और चौथा, ये जो सरेखा बाईपास के दोनों साइड ट्रक्स खड़े कर देते हैं जिसके कारण जाम लगता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हमने आज चर्चा की।
सर हर 2-3 माह में बैठक होती है लेकिन कोई रिजल्ट समझ में नहीं आता। निष्कर्ष क्या निकला सर इसका? निष्कर्ष इसमें ये निकला है, जैसे अब ट्रॉमा सेंटर वाली बात थी, तो ये अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, तो इसका हम वैकल्पिक मार्ग ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे ऐसा हम स्थान लें इन्हें कि कम से कम 50-60 गाड़ियाँ खड़ी हो सकें। तो इसके लिए हम मतलब माननीय कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि वो एक इन्हें ऐसी भूमि आवंटित कर दें जहाँ ये परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। अब सरेखा बाईपास की बात है, तो सरेखा बाईपास में हमने मौके पे देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे ट्रक हैं जो अव्यवस्था फैला रहे हैं, उन पे हम चालानी कार्रवाई करेंगे। और यही जो गुजरी चौक है, गुजरी चौक से भी अगर कोई वाहन अनावश्यक खड़ा मिलता है काफ़ी देर तक, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो मेन समस्या आ रही है बसों की, बस काफ़ी ज़्यादा संख्या में है बालाघाट में, लेकिन उन्हें खड़े करने के स्थान नहीं है। तो या तो बस स्टैंड को एक ऐसी भूमि आवंटित कर दी जाए कि इनको पार्किंग में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए कलेक्टर साहब से हम चर्चा करेंगे। जय हिंद टॉकीज के पीछे डिप्रेस क्लास फेडरेशन की 100/80 की संपत्ति में बने कमरे के कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। हालांकि संस्था पदाधिकारी बसंत बागदी ने कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार कमरे पर कब्जा जमा कर बैठी महिला को हट जाना चाहिए, लेकिन वह कब्जा न छोड़कर संस्था पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करती है, जिससे संस्था ने पुलिस की मदद ली थी। पुलिस के साथ संस्था गत दिवस डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन के बड़े कमरे के कब्जे से महिला को हटाने पहुंची थी, लेकिन मामला सुलझता नहीं देख पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया है। डिप्रेस क्लास फेडरेशन संस्था के अध्यक्ष बसंत बागदे का कहना है कि संस्था के कब्जे के कमरे पर संस्था की मालिकी है, जिसे वर्ष 1934 में क्रय करने के बाद छात्रावास का निर्माण किया गया था, जिसकी देखरेख एवं व्यवस्था के लिए पैकूजी मेश्राम को नियुक्त किया गया था, जो संस्था की अनुमति से एक कमरे में निवास करती थी, जिनके निधन के बाद उनके पुत्र सेवकराम मेश्राम ने छात्रावास की व्यवस्था की देखरेख की। लेकिन कालांतर में सेवकराम मेश्राम की मौत के बाद अब उनकी पत्नी सुलोचना मेश्राम उक्त छात्रावास का मालिक घोषित करने में लगी है, जिसके संबंध में डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन ने सुलोचना मेश्राम एवं अन्य किराएदार GN डोंगरे एवं आनंदराव मोरघड़ी के विरुद्ध मकान का रिक्त कब्जा प्राप्त करने व्यवहार न्यायालय में वाद संस्थित किया था। इस दौरान 30 अक्टूबर 2021 को माननीय न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की अदालत में आनंद राव ने कमरा रिक्त कर देने का आवेदन न्यायालय में दिया और संस्था को कब्जा कमरा देने की बात कही, लेकिन कमरे में अनाधिकृत रूप से ताला लगा दिया गया, जिसके बाद जब ताला खोलने का प्रयास संस्था द्वारा किया जाता है तो छात्रावास पर अपना मालिकाना हक बता रही महिला संस्था के पदाधिकारियों से अभद्र व्यवहार करती है, जिससे संस्था को आनंद राव द्वारा रिक्त किए गए कमरे का कब्जा नहीं मिल पा रहा है, जिसका उपयोग संस्था नहीं कर पा रही है। ये जमीन 100/80 की है और इसमें आधे इसमें बुद्ध विहार बना है, आधे इसमें कब्जा है। वो जो कब्जा है वो एक हॉस्टल था, बच्चे पढ़ते थे आज से कुछ साल पहले, कई साल पहले। और अभी कोर्ट साहब ने ये निर्णय दिया है कि एक जगह इन्होंने क्या किया है कि डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन ने कुछ दिनों के लिए ये यहाँ जो थे उन्होंने किराए से दिया था। अरे मना कर रहे हैं आपको, हाथ से मत आवाज करो जी, बताइए। डिप्रेस क्लास ने किराए पर दिया था, जो यहाँ देख रेख के लिए रखते थे, उसका नाम पैकू मेश्राम था। उन्होंने सारे जगह अपना नाम लिखा है। अब क्या हुआ है कि उसमें एक कमरा जो था वो 3 कमरे हैं, 3 कमरे में 3 लोग रहते हैं। एक कमरा अपन ने उसको दिया था किराएदार आनंद राव मोरघरे को। आनंद राव मोरघरे ने लिख के दिया है कि मैंने पूरा की पूरा मैंने यहाँ रहता खाली करवा दिया है, चाबी दे दिया है वो सुरक्षा। तो ये इसका केस चालू था, जो डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन ने केस पुटअप किया था कि एक कमरा खाली हो गया है, ये दे दो। तो न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि ये कमरा खाली हो गया है, इनको इनकी मालकी डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन को दिया जाए। तो हमने अभी ये पूरा लेटर लाया है और हम चाहते हैं, पुलिस ने कंप्लेंट की है, पुलिस वाले आ रहे हैं और ये कमरा खाली करवाना है आनंद मोरघरे का।
संस्था ने पुलिस से उक्त कब्जे एवं मालिकी के कमरे का आधिपत्य कानूनी तौर पर दिलाने की मांग की थी, जिस पर पुलिस मामले को लेकर जब मौका स्थल पहुंची तो वहां मामले को लेकर पक्षकारों के बीच सहमति नहीं होने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना बुलाकर मामला सुलझाने तक शांति बनाए रखने की बात कही है, जिससे संस्था पदाधिकारी और कब्जाधारियों के बीच तनाव बना हुआ है। एक पक्ष कब्जा खत्म कर मालिकी चाहता है तो दूसरा पक्ष वर्षों से वहां निवासरत रहने पर वह स्वयं को मालिकी बता रहा है। फिलहाल अब देखना है कि यह मामला कब तक सुलझता है। रामायण में कई पात्रों का वर्णन किया गया है, जिनमें से एक शबरी भी है। शबरी के झूठे बेर के बिना रामायण बिल्कुल अधूरी है। शबरी की भक्ति को पूरा करने के लिए भगवान राम ने उनके झूठे बेर खाए थे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शबरी जयंती मनाई जाती है। इस दिन श्री राम भक्त शबरी की स्मृति यात्रा निकाली जाती है और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। सालों से भरवेली में निवासरत कोल समाज शबरी माता की जयंती मनाता आ रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी सामाजिक लोगों ने शबरी माता की जयंती पर विधि विधान से पूजन पाठ कर नगर में शबरी माता की जय जयकार करते हुए रैली निकाली। इस अवसर पर मंचीय कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का अतिथि देवो भवः के भाव को लेकर स्वागत किया गया। सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। कोल समाज के युवा सुनील ने बताया कि भरवेली के वार्ड क्रमांक 1 सिवनी कैंप में शबरी माता की जयंती मनाई गई, जिसमें कोल समाज के सामाजिक बंधुओं द्वारा भरवेली नगर में रैली का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान पूजा, वंदन, ध्वजारोहण और आए अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान शबरी माता के जीवन वृत्तांत पर सामाजिक उत्थान और एकजुटता को लेकर अतिथियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के उपरांत सभी सामाजिक बंधुओं का भोज आयोजित किया गया, जिसमें सभी सामाजिक बंधुओं ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर वर्ष वार्ड नंबर 1 सिवनी के बरवेली में पानीटंकी के पास हम लोग शबरी जयंती का कार्यक्रम हर वर्ष मनाते हैं। तो इस वर्ष भी हमारे सभी माता बहनें, सामाजिक बंधु और सभी गणमान्य नागरिक सभी के इसके द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम हम आयोजित किए हैं। इसमें मंचा सिंह हमारे मुख्य अतिथि भी है और उसके पश्चात पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है और एवं तत्पश्चात ध्वजारोहण एवं रैली निकाली जाएगी। उसके पश्चात भंडारे कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित किया गया है और रात्रि में हमारे सामाजिक बच्चों द्वारा सांस्कृतिक का कार्यक्रम भी यहाँ पे रखे गए हैं। और इसके अलावा हमारे जो मुख्य अतिथि एवं सामाजिक गण, हमारे समाज के कार्यकर्ता, उनके द्वारा भी मंचा सिंह कार्यक्रम रखा गया है। कितने वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है? ये हम लोग इससे पहले तो हम लोग भरवेली 12 में मनाते थे ये कार्यक्रम, लेकिन अभी यहाँ पे समथिंग 4 वर्षों से हम लोग इस वार्ड नंबर 1 सिवनी में आयोजित ये कार्यक्रम को कर रहे हैं।